व्लादिमीर पुतिन और संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक के बीच गुप्त वार्ता आज मॉस्को में हुई। ऐसे समय में जब खुफिया जानकारी से यह पता चला है कि रूस यूरोप पर हमला करने और इसके लिए 5 लाख रूसियों की लामबंदी की तैयारी कर रहा है। साथ ही ऐसे समय में जब संयुक्त राज्य अमेरिका को यह डर है कि ईरान, रूस और चीन के समर्थन से मध्य पूर्व में नई सैन्य बढ़ोतरी कर सकता है। कल्पना कीजिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में एक बड़े कार्यक्रम को तुरंत रद्द कर दिया, जिसकी तैयारी में सैकड़ों लोग लगे हुए थे, और वो अपना पूरा कार्य शेड्यूल बदल देते हैं। कारण है अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ का अचानक दौरा। और जब मॉस्को में बातचीत खत्म हुई तो लिथुआनिया के लिए न सिर्फ CIA डायरेक्टर के साथ अमेरिकी सैन्य विमान रवाना हुआ, बल्कि उसके पीछे पीछे उसी दिशा में एक और विमान भी गया। उसके बाद विशेष दस्ते रॉसिया का विमान भी उड़ा, जो आमतौर पर रूस के उच्च पदस्थ अधिकारियों को ले जाता है, और ये काफी असामान्य बात थी। इसके अलावा CIA डायरेक्टर के अलावा वेटिकन का एक प्रतिनिधि भी मॉस्को आया, जो बातचीत में शामिल हुआ। और जो महत्वपूर्ण है, ऐसा पहले भी हाल के इतिहास में एक बार हो चुका है। नवंबर 2021 में जब रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के आक्रमण शुरू होने से 3 महीने पहले CIA के एक और निदेशक भी ऐसे ही सैन्य विमान से मॉस्को आए थे। और अब 25 अगस्त 2026 को वही इतिहास लगभग वैसे ही दोहराया जा रहा है। अमेरिकी सैन्य विमान व्नुकोवो हवाई अड्डे पर उतरता है, पुतिन अपना पूरा कार्य शेड्यूल बदल देते हैं, और कुछ घंटों बाद CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ को लेकर विमान वापस उड़ जाता है, और उसके बाद विशेष दस्ते रॉसिया का रहस्यमय विमान भी उड़ान भरता है। और अब पहली अंदरूनी खबरें आ गई हैं कि CIA निदेशक मॉस्को में क्या लेकर आए थे, और ये कैसे नाटो के कैलिनिंग्राद के चारों ओर हो रहे बड़े पैमाने पर सैन्य हवाई अभ्यासों और अमेरिकी खुफिया एजेंसी की उन जानकारियों से जुड़ा है जिनमें कहा गया है कि रूस यूरोप के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आइए अब हम सब कुछ शांति से समझते हैं, इस पूरी कहानी को घंटों के हिसाब से, सभी संभावित संस्करणों और जाहिर है ऐतिहासिक समानताओं के साथ। मेरा नाम अलेक्सी पेची है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। यहाँ बहुत कुछ दिलचस्प है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और एपिसोड के अंत में अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और जरूरी लगे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस स्वतंत्र YouTube चैनल के काम को अपने डोनेशन या YouTube पर पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के जरिए सपोर्ट करें। ये सब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं, लेकिन ये सब एपिसोड के अंत में। अभी के लिए अलविदा। तो चलिए सब कुछ क्रम से जानते हैं और शुरू करते हैं अमेरिकी सैन्य विमान की मॉस्को यात्रा के तथ्य से। CBS न्यूज की संवाददाता जेनिफर जैकब्स ने बिना नाम बताए सूत्रों के हवाले से सबसे पहले ये जानकारी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ मंगलवार को रूस पहुंचे ताकि वे मॉस्को में कई बैठकों में हिस्सा ले सकें। रॉयटर्स ने बाद में इस जानकारी की पुष्टि की, और क्रेमलिन में लोग ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव तो यहां तक कह रहे थे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। अमेरिकी सैन्य विमान व्नुकोवो में उतरा। मॉस्को में अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर तृतीय, जो संयुक्त राज्य वायुसेना का है, आया। वही विमान जिसका मार्ग हमने पिछले एपिसोड में पहले ही देखा था। वो रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका से रवाना हुआ, पहले रीगा पहुंचा और फिर मंगलवार को लातविया की राजधानी से सीधे मॉस्को के लिए रवाना हुआ। फ्लाइट रेडार 24 सेवा के अनुसार विमान सुबह व्नुकोवो हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिकी विमान के मॉस्को पहुंचने के बाद वहां अमेरिकी राजनयिकों की नंबर प्लेट वाली कारों का काफिला देखा गया। क्रेमलिन की प्रतिक्रिया दिखावटी रूप से टालबटोल करने वाली थी, और वो कई स्तरों पर थी। रूस के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि क्रेमलिन के पास व्नुकोवो में आए अमेरिकी सैन्य विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और उन्होंने ये भी जोड़ा कि आज व्हाइट हाउस के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक योजना में नहीं थी। मैं फिर से ये बात दोहराता हूं और सोचता हूं कि इसके बाद भी रूसी लोग दिमित्री पेस्कोव पर कैसे विश्वास करते रहते हैं। वैसे आज उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से 100% लामबंदी की कोई योजना नहीं है,
लेकिन जो बात दिलचस्प है, क्रेमलिन पूल के संवाददाता अलेक्जेंडर यूनाशेव ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने आज अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख की यात्रा के चलते मंगलवार के अपने कार्य शेड्यूल को तुरंत बदल दिया। इस दिन के लिए निर्धारित एक बड़ा कार्यक्रम, जिसकी तैयारी में सैकड़ों लोग लगे हुए, इसे आज होने से कुछ ही दिन पहले टाल दिया गया। यानी जैसे ही क्रेमलिन को पता चला कि सीआईए के निदेशक आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत सब कुछ रद्द कर दिया। उनके अनुसार सूत्रों ने मास्को में जॉन रेडक्लिफ के आगमन की इस जानकारी की पुष्टि की है और इसी दौरे की वजह से व्लादिमीर पुतिन ने आज के लिए अपनी सारी योजनाएं रद्द कर दी। एक और महत्वपूर्ण बात, वो जो अमेरिकी प्रशासन ने जॉन रेडक्लिफ के मास्को दौरे से पहले ही कर दी थी। एजेंसी एक्सियोस के अनुसार वॉशिंगटन ने पहले ही यूक्रेन पक्ष को उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की आगामी यात्रा के बारे में सूचित कर दिया था और कीव से रूस पर हमले रोकने का अनुरोध किया था जब तक वह प्रतिनिधिमंडल वहां से रवाना न हो जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह स्पष्ट किया कि यह अनुरोध सिर्फ मास्को तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग और रूस के उत्तरी क्षेत्रों पर भी लागू होता था, यानी अमेरिकी वायुसेना के विमान की पूरी उड़ान मार्ग पर। खुद एजेंसी एक्सियोस के अनुसार अमेरिकी वायुसेना के विमान की पूरी उड़ान मार्ग स्पष्ट रूप से यूक्रेन के साथ समन्वय करते हुए पहले से ही यूक्रेनी पक्ष को उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की कीव की आगामी यात्रा के बारे में सूचित कर दिया गया था। याद दिला दूं कि जब अमेरिकियों ने नोवोरोसियस्क पर हमला न करने का अनुरोध किया था, इसका हमेशा पालन नहीं किया गया था। लेकिन सीआईए के निदेशक जॉन रेडक्लिफ आज मॉस्को क्यों आए, यहां हर एक संस्करण को विस्तार से देखना चाहिए और हम वॉल स्ट्रीट जर्नल के विश्लेषण से शुरू करेंगे। खुफिया जानकारी के अनुसार, जिसका हवाला प्रकाशन ने दिया है, रूसी सेना ने कलिनिंग्राद क्षेत्र में लामबंदी की तैयारी के लिए अभ्यास किया और साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के बुनियादी ढांचे की जांच की गई कि वे नए रंग रूटों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं, उन्हें भोजन और हथियार उपलब्ध कराना। इसी बीच इस बारे में जानकारी भी सामने आ रही है कि क्षेत्र सिर्फ मिलियन बल्कि सैकड़ों मिलियन रूबल इंफ्रास्ट्रक्चर को लामबंदी के लिए तैयार करने पर खर्च कर रहे हैं। और आर्मेनिया ने आज आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वो लामबंदी से भाग रहे रूसियों को अपने यहां स्वीकार करने के लिए तैयार है। और ठीक इसी वजह से, क्योंकि कलिनिंग्राद क्षेत्र में रूसियों ने लामबंदी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को परखने का अभ्यास किया था, नाटो ने एक दिन पहले कलिनिंग्राद के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य हवाई अभ्यास किए थे। इस विषय पर मेरे पास इस YouTube चैनल पर एक अलग एपिसोड है। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली है कि व्लादिमीर पुतिन उत्तर अटलांटिक गठबंधन की मजबूती को परखने की कोशिश कर सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि रेडक्लिफ व्लादिमीर पुतिन के लिए एक चेतावनी ला सकते थे। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की पूर्व उप प्रमुख बेथ सेन्नर ने इस संभावना को व्यक्त किया। इसका मकसद पुतिन को यह बताना हो सकता था कि हमें पता है कि तुम क्या सोच रहे हो और बेहतर होगा कि ऐसा मत करो। दूसरी ओर, और यह भी दर्ज करना जरूरी है, ये ईरान में युद्ध विराम और मध्य पूर्व पर बातचीत में किसी और को शामिल करने से भी जुड़ा हो सकता था। इस बीच यूक्रेनी मीडिया अपनी खुद की व्याख्या पेश कर रहा है। रेडक्लिफ की यात्रा का उद्देश्य आपसी चर्चा हो सकता था, रूस यूक्रेन द्वारा हमलों पर अस्थायी रोक लगाने का और मीडिया की यूएसएसआर में वापसी पर चर्चा करना। साथ ही सुमी और खार्किव क्षेत्रों में युद्ध विराम को समग्र तनाव कम करने की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा जा सकता है। ब्रिटिश प्रकाशन द आई पेपर ने जॉन रेडक्लिफ की यात्रा को संभावित कैदी अदला बदली से जोड़ा है, ये याद दिलाते हुए कि अमेरिकी सैन्य विमान पहले ही रूस आ चुका है। फरवरी 2025 में जब व्लादिमीर पुतिन ने 60 वर्षीय शिक्षक मार्क फोगल को रिहा करने के लिए सहमति दी थी। स्कूल के 60 वर्षीय शिक्षक मार्क फोगल, जिन्हें रूस में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में दोषी ठहराया गया था। इससे पहले सीआईए की भागीदारी से ट्रंप प्रशासन पहले ही वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार एवन गेर्शकोविच और मरीन पॉल विलन की रिहाई हासिल कर चुका था। और दोनों को, याद दिला दूं, रूस में जासूसी के आरोप में दोषी ठहराया गया था। अलग से विस्तृत विश्लेषण भी प्रस्तुत करना चाहिए। अमेरिकी पत्रकार माइकल वाइस, जो रूसी खुफिया एजेंसियों GRU, दुष्प्रचार, यूक्रेन और मध्य पूर्व पर विशेषज्ञता रखते हैं,
मैं याद दिला दूं, पहले वे CNN में काम करते थे, अब वे डेली बीस्ट और न्यू लाइन्स मैगजीन के साथ सहयोग कर रहे हैं और साथ ही वे फ्री रशिया फाउंडेशन में विशेष जांच के निदेशक भी हैं। तो उनकी राय इस प्रकार है, उद्धरण, अगर मुझे दांव लगाना होता तो मैं कहता कि रेडक्लिफ मॉस्को इसलिए आए हैं ताकि रूस की तरफ से यूरोप और नाटो के खिलाफ संभावित तनाव बढ़ने के नतीजों के बारे में चेतावनी दे सकें। संभवतः इसका संबंध अमेरिकी खुफिया जानकारी से है जिसे वॉशिंगटन ने पोलैंड, बाल्टिक देशों और स्कैंडिनेविया के साथ साझा किया है। यह सब उस समय हो रहा है जब GRU की कथित तोड़फोड़ की कार्रवाइयों और रूसी ड्रोन की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया और अन्य देशों को याद कीजिए। उद्धरण समाप्त। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वाइस ने सीधे तौर पर कहा है कि जर्मनी में तीसरा विस्फोटक से भरा ड्रोन मिला है और इन तीनों ड्रोन को रूसी खुफिया एजेंसियों द्वारा यूक्रेनी सैन्य परिवहन विमान पर हमला करने की कोशिश से जोड़ा जा रहा है, जो अगस्त की शुरुआत में लाइप्जिग हवाई अड्डे पर खड़ा था। और बुल्गारिया में, याद दिला दूं, वहां सैन्य कारखानों में आग लगी थी और रोमानिया में लगातार कई रातों तक रूसी ड्रोन घुसे थे। इटली में भी एक सैन्य कारखाने में आग लगी थी। और कुल मिलाकर यह साफ है कि हाल के दिनों में रूसियों ने पूरे यूरोप में अपनी तोड़फोड़ की कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। इसके अलावा वाइस ने सीधे तौर पर कैदियों की अदला बदली वाली थ्योरी को खारिज कर दिया है। उद्धरण, कैदियों की अदला बदली के लिए CIA के पूरे डायरेक्टर को मॉस्को भेजने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रेडक्लिफ ट्रंप प्रशासन में सबसे ज्यादा यूक्रेन समर्थक अधिकारियों में से एक हैं। वे खासतौर पर कीव को लंबी दूरी के हमलों में मदद करने के लिए जिम्मेदार थे। यानी यहां इशारा है कि रेडक्लिफ मॉस्को आकर पुतिन को चेतावनी दे सकते थे कि सुनो, अगर तुम हालात को और बिगाड़ने जाओगे तो इसका ध्यान रखना। मैं यूक्रेन की पहले से ही रूस पर लंबी दूरी के हमले करने में मदद कर रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो हम यूक्रेनियों को और हथियार देंगे और रूसी संघ के क्षेत्र पर ये हमले और तेज कर देंगे। और आगे वाइस वही ऐतिहासिक समानता जोड़ते हैं जिसके लिए हम अभी इस विषय को समझ रहे हैं ताकि घटनाओं के बीच समानता देख सकें। वो कहते हैं, यहां संदर्भ महत्वपूर्ण है। 2021 में बिल बर्न्स भी मॉस्को गए थे ताकि पुतिन को यूक्रेन पर हमले के बारे में चेतावनी दे सकें। वाइस की जानकारी के अनुसार आज की बातचीत की विशेष सामग्री में यूक्रेन और रूस की ऊर्जा अवसंरचना और बंदरगाहों पर आपसी हमले रोकने पर चर्चा शामिल थी। कुल मिलाकर युद्ध समाप्त करने की संभावनाओं के साथ साथ सुमी और खार्किव क्षेत्रों में संघर्ष विराम को सामान्य तनाव कम करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। यानी ये उन अंदरूनी खबरों से मेल खाता है जो इस समय यूक्रेनी मीडिया समुदाय में घूम रही हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसी की यात्रा के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने आज की पूरी कूटनीतिक तस्वीर को और मजबूत कर दिया। 5 साल में पहली बार वेटिकन के प्रतिनिधि रूस पहुंचे। वेटिकन के प्रतिनिधि जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस के बर्बर युद्ध रोकने की अपील की। आर्च बिशप पॉल गल्लाघर ने रूस के विदेश मंत्रालय के प्रमुख सरगेई लावरोव से मुलाकात की, जहां यूक्रेन में शांति स्थापित करने के रास्तों पर चर्चा हुई और दोनों पक्षों ने मानवीय मुद्दों पर सहयोग करने पर सहमति जताई। मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले पिछले एपिसोड में कल ही हमने आपके साथ इसी बारे में चर्चा की थी कि यह संभव है। वेटिकन के प्रतिनिधि गैलाघर मॉस्को में शांति योजना लेकर आए थे जिसे यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया था और इसी योजना पर लावरोव के साथ इस बैठक में चर्चा हो सकती थी। यानी हमने कल आपके साथ चर्चा की थी, मैंने आपको कल ही ये बात बताई थी और आज ये पुष्टि हो गई है। और ये उस बात से जुड़ा है जिसे हमने पिछले एपिसोड में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की योजना के बारे में चर्चा की थी, जिसमें युद्ध विराम और बफर जोन की बात थी जिसे लावरोव को सौंपने की योजना थी, लावरोव को, ठीक उसी वेटिकन के मध्यस्थ के जरिए। आज हमारे पास एक स्रोत से लीक भी आई है जो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के करीब है। खासतौर पर यूक्रेनी एजेंसी यूक्रेन कॉन्टेक्स्ट लिखती है। यूक्रेनी पक्ष को कुछ ऐसे पहलुओं और सवालों की जानकारी है जो मॉस्को में बंद दरवाजों के पीछे हुई कई बैठकों के दौरान चर्चा में आए थे। अमेरिकी पक्ष की रूसी अधिकारियों के साथ ज्यादा लंबी नहीं चली बातचीत के दौरान। ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की बात है जिसकी तैयारी कुछ समय तक गुप्त रूप से की जा रही थी। इसके परिणाम आगे की प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुल मिलाकर यहां मैं मानता हूं ये कोई अंदरूनी जानकारी नहीं है। मैं मानता हूं
कि रेडक्लिफ ने वास्तव में पुतिन को चेतावनी दी थी कि सुनो, अगर आप अब यूरोप के खिलाफ युद्ध को और बढ़ाओगे तो हम निश्चित रूप से यूक्रेन में पूरी छूट देने के लिए तैयार हैं, और भी अधिक हथियार देने के लिए और भी ज्यादा और बड़े पैमाने पर गंदे रूसियों पर हमले करने के लिए। जैसे कि ये हमले वाइल्ड बेरीज के गोदामों पर, तेल रिफाइनरियों पर जो हमले हुए हैं वे आपको सिर्फ मामूली सी बात लगेंगी। इस पूरी कहानी का अंत भी उतना ही अप्रत्याशित था और इसने इसमें और भी ज्यादा रहस्य जोड़ दिया है। रेडक्लिफ का विमान मॉस्को के वनुकोगो हवाई अड्डे से लगभग 18:50 बजे रवाना हुआ और वही रास्ता पकड़ते हुए लातविया की ओर गया जिससे वो आया था। और उसके ठीक बाद फ्लाइट रेडार 24 के अनुसार रोसिया विशेष उड़ान दस्ते का विमान भी उड़ान भर गया। यही वही विमान है जिसका इस्तेमाल रूसी संघ के उच्च पदस्थ अधिकारियों के परिवहन के लिए किया जाता है। बाद में वो रडार से गायब हो गया। वो कहां गया और उसके साथ विमान में कौन था, यह सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया, लेकिन संभावना है कि वे भी उसी दिशा में गए। और पूरी तस्वीर के लिए 2021 के ऐतिहासिक उदाहरण को याद करना चाहिए। तब नवंबर 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने CIA के निदेशक विलियम बर्न्स को मॉस्को भेजा था। वह उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। 2 और 3 नवंबर 2021 को बर्न्स ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पत्रुशेव और विदेशी खुफिया सेवा के निदेशक सर्गेई नारिश्किन से मुलाकात की, और साथ ही उन्होंने खुद व्लादिमीर पुतिन से भी व्यक्तिगत रूप से बात की। उस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य यूक्रेन की सीमाओं पर रूसी सेना की तैनाती को लेकर अमेरिका की गंभीर चिंता को पहुंचाना था और साथ ही मॉस्को के इरादों को समझने की कोशिश करना था। बर्न्स ने बाद में याद किया, उस समय CIA के पास असाधारण खुफिया जानकारी थी जो पुतिन की यूक्रेन पर आक्रमण की योजनाओं को उजागर करती थी। इस जानकारी ने रूसी नेता से उनकी कई वर्षों पुरानी निजी जान पहचान के साथ मिलकर उन्हें रूस के इरादों की गंभीरता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। जो बाइडेन ने बर्न्स को मॉस्को इसलिए भेजा था ताकि वे गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दे सकें और सीधे तौर पर वे सभी सटीक जानकारियां बता सकें जो अमेरिकी पक्ष को पता थीं। बर्न्स के अनुसार पुतिन की प्रतिक्रिया उद्धृत शब्दों में बिल्कुल भी पछतावे भरी नहीं थी। इसका मतलब है कि उसे इस बारे में कोई चिंता नहीं थी और वह निश्चित रूप से हमला करने वाला था। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे क्या हुआ। बर्न्स ने ही व्यक्तिगत रूप से न केवल उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारियों और यूरोपीय सहयोगियों को बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी व्यक्तिगत रूप से चेतावनी दी थी, जो उस समय इस बात को लेकर संदेह में थे कि व्लादिमीर पुतिन वास्तव में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण करने का फैसला करेंगे। पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने से 1 महीने पहले बर्न्स ने ज़ेलेंस्की को सूचित किया कि रूस की योजना कीव पर बिजली की गति से हमला करने और केंद्रीय सरकार को अपदस्थ करने की है। उस समय पुतिन का लक्ष्य विफल हो गया था। आंशिक रूप से यह CIA और अन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा रूसी योजनाओं के बारे में समय रहते दी गई चेतावनी की वजह से ही संभव हो पाया। बाद में युद्ध के चरम पर बर्न्स नियमित रूप से गुप्त यात्राएं करके ज़ेलेंस्की को ब्रीफिंग देने की खातिर कीव जाते थे। यूक्रेनी अधिकारी उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति मानते थे। ठीक इसी वजह से, क्योंकि जनवरी 2022 में उनकी सटीक चेतावनी थी कि रूसी बल हवाई अड्डे अंतोनोव पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, इसने यूक्रेन को हवाई अड्डे की रक्षा के लिए तैयार होने में मदद की और रूस को वहां जमने से रोक दिया, जिससे वे कीव पर कब्जा न कर सकें। तस्वीर को पूरी तरह समझने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। जनवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद से रेडक्लिफ CIA निदेशक अपने रूसी समकक्ष विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते थे। और आखिरकार अमेरिका यूरोपीय देशों को चेतावनी देता है कि पुतिन लामबंदी की तैयारी कर रहे हैं और नाटो पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, और अमेरिकी खुफिया प्रमुख खुद मॉस्को पहुंचे। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, वो है मध्य पूर्व। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह संभावना तर्कसंगत नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं इसे आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप इसे ध्यान में रखें।
संयुक्त राज्य अमेरिका मास्को को ये चेतावनी दे सकता है कि उसे अमेरिका के साथ युद्ध के नए आर्थिक चरण के तहत तेहरान के साथ अपने संबंध तोड़ने पड़ेंगे, अन्यथा रूस को द्वितीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। और इससे भी बढ़कर अमेरिका रूस यानी क्रेमलिन को ईरान को हथियार देने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह संभावना उस समय फीकी पड़ जाती है जब रूस की ओर से नाटो देशों पर हमला करने की धमकी और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ये चेतावनी सामने आती है कि पुतिन और भी बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या YouTube प्लेटफॉर्म पे स्पॉन्सरशिप के जरिए ऐसा कर सकते हैं। ये सब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। वहां कई विकल्प हैं, आप अपने लिए जो भी सुविधाजनक हो चुन सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।